हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईशान अवस्थी एंड यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग के बारे में। ये चैप्टर हमारी पहली बुक का लास्ट चैप्टर है और हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हमारे पहले वीडियो में। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा चैप्टर का। हमने अभी तक जैसा कि पिछले चैप्टर्स में सेम एरा के बारे में बात करी, जिस एरा के बारे में हम अभी इस चैप्टर में बात करेंगे जो कि है 600 BC से 600 CE तक। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना, फैमिलीज के बारे में जाना, उनके रिलेशन के बारे में जाना, किंग्स के बारे में जाना। तो गाइज ये सारे हमने जाने की क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, क्या क्या उनकी आइडियोलॉजीज थी और वो किस तरह से एडमिनिस्टर करते थे अपने एम्पायर को, किंग्स। तो अब इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन सी बात करेंगे, किस चीज की? हम लोग कल्चरल एस्पेक्ट की बात करेंगे कि वो लोग, उनका कल्चर किस तरह का था और वो किस तरह से डील करते थे, किस तरह से सरवाइव करते थे सोसाइटी में, उनकी क्या क्या मान्यताएं थी, इस बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है अ ग्लिम्स ऑफ सांची। सांची मतलब सांची का स्तूपा हमने सुना हुआ है, भोपाल में है। तो वो कैसे अभी भी हमें ढूंढने को मिलता है, मतलब कब का बना हुआ है, बट आज भी हम वो फाइंड कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। ग्लिम्स ऑफ सांची मतलब सांची के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सांची का स्तूपा किसने बनाया था? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े रूलर अशोका ने बनवाया था। तो अब अशोका ने बनवा दिया, पर जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे हमारी कंट्री में, जस्ट लाइक फ्रेंच, तो उनको ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा इसका ईस्टर्न गेट सांची के स्तूपे का। उन्होंने परमिशन ली। किससे परमिशन ली? उन्होंने परमिशन ली शाहजहां बेगम से कि हम आपका ईस्टर्न गेटवे ले जाना चाहते हैं और अपने म्यूजियम में लगाना चाहते हैं। ये मान गई और इन्होंने ईस्टर्न गेटवे उनको दे दिया। सिमिलरली जो ब्रिटिशर्स थे वो भी यही चाहते थे कि वो सांची का स्तूपा ले जाएं और अपने म्यूजियम में लगा के अपनी पब्लिक को दिखाएं, पर शाहजहां बेगम ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने उनको परसुएट कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स को मना लिया कि आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये इंडिया की एंशिएंट एंटिटी है, इसे इंडिया के लोग, फ्यूचर जनरेशन किस तरह जान पाएगी। लाइक आज बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं सांची के स्तूपे को और उनको एंशिएंट इंडिया की पता चलता है कि एंशिएंट क्या क्या सिविलाइजेशन थी, क्या कल्चर था और ये किसने बनाया था। तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए। तो इनका बहुत ही मेजर रोल था इसको बचाने में, सांची के स्तूपे को। बट अब उसके बदले उनको कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने और उनकी आने वाली जनरेशन्स ने ब्रिटिशर्स को पैसे दिए ताकि वो ये ना ले जा सके, ताकि वो म्यूजियम में ना ले जाएं। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में। 19th सेंचुरी, यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन स्तूपा ऑफ सांची। अब 19th सेंचुरी में सारे यूरोपियन बहुत इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूपे में, क्योंकि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था और इंडिया में ही ये था। इसके बाद फ्रेंच टुक अवे द ईस्टर्न गेटवे और डिस्प्लेड इन द म्यूजियम। अब फ्रेंच क्या हुआ? फ्रेंच ने परमिशन ले ली शाहजहां बेगम से और वो ले गए इसको, ईस्टर्न गेटवे को, और अपने म्यूजियम में जाके लगा दिया। इसके बाद Englishmen also wanted to do the same, but शाहजहां बेगम persuade them to remain at site। अब शाहजहां बेगम ने कहा कि इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये ऑथेंटिसिटी वरना इसकी चली जाएगी, आप इस यहाँ से ले जाएंगे फिर वहां अपने म्यूजियम में दिखाने के लिए, तो इसकी ऑथेंटिसिटी चली जाएगी, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए, बदले में हम आपको पैसे दे देते हैं। इसके बाद द रूलर्स ऑफ भोपाल प्रोवाइडेड मनी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट साइट। अब इस साइट को प्रिजर्व रखने के लिए, बचाने के लिए, इसकी सारी जनरेशंस जो रूलर्स हुए, जैसे शाहजहां बेगम हुई, इसके बाद बेगम जहान हुई, इनकी प्रोजेनी, और तो इन्होंने, इन सब ने, रूलर्स ने मिलकर इसको प्रिजर्व किया, इसको बचाया सांची के स्तूपे को। तभी हम आज जो देख पाते हैं कि टूरिस्ट आते रहते हैं सांची स्तूपे में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आते हैं, सिर्फ इंडिया के ही नहीं आते हैं। तो वो इतनी ऑथेंटिक जो पुराना आर्किटेक्चर है उसको ना जान पाते अगर ये बेगम जहां ने इतना वाइटल रोल प्ले ना किया होता। तो ये हमारा सांची के स्तूपे का टॉपिक था। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। अब इस टॉपिक में हम देखते हैं कि काफी सारे इस टाइम पे थिंकर्स इमर्ज हो गए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे ईरान में ज़ारातुस्त्रा और एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब ग्रीस में, और इसके बाद कॉन्जी इन चाइना, और इंडिया में महावीरा और गौतम बुद्ध। ये सारे जो थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना फर्स्ट
मिलेनियम बीसी का। मेजर टर्निंग पॉइंट कैसे, इन्होंने एक यूनिवर्स के साथ अपना एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया और इन्होंने बताया कि जैसा कि सोसाइटी चलती आ रही है, सोसाइटी वैसी है नहीं, हमें सोसाइटी को अपने नज़रिए से देखना चाहिए, हमें इवॉल्व करना चाहिए। तो ये थिंकर्स ने इवोल्यूशन लाने की कोशिश की, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की। और सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर कुछ भी ये लोग जो किंग्स होते थे या जो चीफ्स होते थे, ये लोग कुछ नया काम करने जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। किसको, गॉड को या कॉस्मोस को, यूनिवर्स को। ये ऐसा मानते थे कि वो बहुत शुभ होता है, तो इनका काम पूरा हो जाएगा अगर ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। Several traditions of thought, religious belief and practice known from Rig Veda were compiled between c 1500 BC to 1000 BC। अब इस टाइम पे जो भी ट्रेडिशंस थे वो कंपाइल कर दिए गए थे ऋग वेदा में। इससे हमें जो जानने को मिलते हैं वो कंपाइल कर दिए गए थे एक साथ, जिसमें से एक था सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन, कि वो लोग सेक्रीफाइस करते थे ऑफ एनिमल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद हाइम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइस वर परफॉर्म्ड। हाइम्स बोली जाती थी, जैसे यज्ञ होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग श्लोक बोलते हैं, तो वैसे ही वही हाइम्स होती हैं, जो भगवान को प्रे करते हैं हम लोग, उसको हाइम्स बोला जाता है। आफ्टर दैट sacrifices such as राजसूय एंड अश्वमेध वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स। अब आप कोई धार्मिक सीरियल देखते होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह से किंग होता है और जो राजकुमार होते हैं वो लोग राजसूय यज्ञ कराते हैं और अश्वमेध यज्ञ कराते हैं जब भी उनको कुछ बड़ा काम करना होता है, जैसे कहीं पे अटैक करना होता है या उनको सिंहासन पर बैठना होता है, ये इसको बहुत शुभ मानते हैं। तो ये सब सेक्रीफाइस वो लोग करते थे, उनकी प्रथा थी ऐसी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक इज डिबेट एंड डिस्कशंस। डिबेट एंड डिस्कशन किसके किसके बीच में होती थी? डिबेट्स एंड डिस्कशन डिफरेंट फिलोसोफर्स के बीच में होती थी। कोई अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना चाहता था अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट और कोई अपनी। तो चलिए जानते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन्ड एज मेनी एज 64 सेक्ट और स्कूल ऑफ थॉट्स। मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट्स थे, यहाँ पे अपने अपने विचार रखे जाते थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी का सब चाहते थे कि मेरी आइडियोलॉजी सुपरवाइज करे, मेरी आइडियोलॉजी सुप्रीम हो, दूसरा चाहता था मेरी हो। उसका टीचर ट्रैवल प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी। अब जो फिलोसोफर्स थे यानी या फिर जो टीचर्स थे वो क्या करते थे, अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते थे, जा जाके लोगों को अपनी आइडियोलॉजी समझाते थे और वो उनका गॉड में क्या बिलीव है या उनको किसको मानना चाहिए, नेचर को मानना चाहिए, गॉड को मानना चाहिए, वो अपनी फिलॉसफी उनको बताया करते थे। और इसी वजह से उनके कई सारे डिसाइपल्स भी बन जाते थे, उनके फॉलोवर्स बन जाते थे। और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती थी, तो उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले डिफरेंट उनके फॉलोवर्स भी होते थे। इसके बाद डिबेट्स टुक प्लेस इन कोटागरशाला। ये एक जगह का नाम है जहाँ पे डिबेट्स हुआ करती थी। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे स्कूल है तो हमारे एक स्पेसिफाई रूम कर दिया जाता है, वहाँ पे हमारी डिबेट्स होती हैं। अगर कॉलेज में होते हैं तो हमारी डिबेट्स होती हैं। सिमिलरली उस टाइम पर भी एक डिफरेंट प्लेस हम लोग ने उसको नाम दे दिया था, उसको क्या बोला जाता था, कोटागरशाला, वहाँ पे डिबेट्स होती थी। इसके बाद द टीचर और फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, द फॉलोवर्स ऑफ लेटर ऑल्सो बिकम हिज डिसाइपल। अब जैसे मान लीजिए कोई फिलोसोफर है, उसने बताया कि लाइफ आफ्टर डेथ नहीं होती है, मतलब कि डेथ के बाद हमारी रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सिमिलरली दूसरे ने बताया कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब जिसने डिबेट जीत ली तो उसी की आइडियोलॉजी प्रिवेल होगी, और जो दूसरा वाला होगा जो हार गया है उसके भी जो फॉलोवर्स होंगे वो दूसरे वाले के जो जीता है उसके डिसाइपल्स बन जाएंगे, उसके फॉलोवर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से लोगों के फॉलोवर बढ़ भी जाते थे और कम भी हो जाते थे। सो ये था हमारा टॉपिक, द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइस एंड डिबेट्स। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है मैसेज ऑफ महावीरा, जो कि वन ऑफ द फिलोसोफर्स थे। मैसेज ऑफ महावीरा में हम देखते हैं कि महावीरा ने क्या क्या टीचिंग्स दी थी। जैसे कि हम सबको पता है कि महावीरा ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। सो अब उनकी टीचिंग्स क्या थी इसके बारे में हम जानते हैं इस टॉपिक में। The most important idea of Jainism is that the entire world is animated. Even stone, rocks and water have life. अब
इन्होंने बताया कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक एनिमेशन है। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं, वैसे ही ये वर्ल्ड भी रियल नहीं है, बस इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। वी प्ले अ रोल। जैसे कि फिल्म में एक्टर्स रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी लाइफ में आते हैं, रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। सो इन्होंने ये आइडियोलॉजी दी थी। और इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। इवन जो स्टोन, पत्थर होते हैं, पानी होता है और रॉक्स होती हैं, उसके पास वो भी, उसमें भी लाइफ होती है, वो लोग भी जिंदा होती हैं, वो लोग भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके बाद नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड इंसेक्ट इज द सेंट्रल जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी का जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि हमें अहिंसा का पाथ अपनाना है। अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, हमें पीसफुल जिंदगी बितानी है एक सात्विक की तरह। स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि स्पेशली ह्यूमन है, हम लोग के पास ब्रेन है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो हम दूसरे ह्यूमन का नुकसान करने में से ना यूज करें। ये इसकी सेंट्रल आइडियोलॉजी है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा वॉज एम्फेसाइज्ड इन जैनिज्म एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा है, मतलब कि अहिंसा परमो धर्मा हमारे कंट्री का एक सिद्धांत भी है। क्यों? क्योंकि हमें हिंसा करेंगे तो हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, एक समाज में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना नहीं आ पाएगी। तो हमें अहिंसा का पाथ अपनाना है, जो कि गांधी जी का भी मानना था। और एम्फेसाइज ऑन बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, और हम अपने कर्म के अनुसार ही बर्थ और रीबर्थ की साइकिल में आते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, और ये बर्थ और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी हमारी लाइफ से खत्म हो जाएगा, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एसेटिज्म एंड पिनांस इज रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा। अब कर्मा की साइकिल से कैसे फ्री हुआ जाए? एक सात्विक, इनका ऐसी आइडियोलॉजी थी कि एक सात्विक जीवन होना चाहिए, एक मॉन्क की लाइफ जीनी चाहिए। एसेटिज्म मतलब एक सिंपल साधारण लाइफ, एंड पिनांस मतलब हमें अपने आप में झांक के देखना है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं और उसका हमें पश्चाताप होना चाहिए। तभी हम कर्मा की साइकिल से छूट पाएंगे, उसके बंधन से मुक्त हो पाएंगे। और उसके बाद जैन के 5 शपथ इन्होंने ली थी। वो शपथ क्या क्या थी? एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मतलब किसी को मार नहीं सकते हैं, इवन दो अ स्मॉल इंसेक्ट वी कुड नॉट किल देम। उसके बाद स्टीलिंग, चोरी नहीं कर सकते हैं। थर्ड लाइन, झूठ नहीं बोलना है हमें बिल्कुल भी। ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब कि परमात्मा को जानकर एक सिंपल आइडियल लाइफ जीनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पाथ अपनाना है। इसके बाद एब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नहीं रखनी, क्योंकि प्रॉपर्टी रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उसी की तरफ जाएगा, फिर हम सेलिबेसी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, एक सिंपल लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। तो हमें प्रॉपर्टी पजेस नहीं करनी है, अगर है तो उसको त्यागना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये थे हमारे जैन की कुछ टीचिंग्स। अब हम बात करेंगे हमारे बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट। इसमें हम बुद्धा की कहानी जानेंगे, जो कि पहले एक सिद्धार्थ उनका नाम था और वो शाक्य क्लैन में पैदा हुए थे। वो बुद्धा कैसे बने थे इस स्टोरी में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जब पैदा हुए तो उनके पिताजी ने उनको कभी कुछ वर्ल्डली लाइफ से इंटरेक्ट नहीं करवाया। उन्होंने चाहा कि वो इन सब से दूर रहे, सफरिंग और पेन के बारे में उनको ना पता चले। बट एक बार वो जब अपने चैरियट बार्ड यानी अपने सारथी के साथ जब बाहर गए अपने किंगडम को एक्सप्लोर करने, तो उन्होंने देखा कि संसार उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोग बूढ़े थे, लोग बीमार थे, लोग गरीब थे, इवन डेथ हो रही थी लोगों की। तो ये सब देखकर उनको बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने कहा कि जब ये लोग ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहूँगा। तो उन्होंने अपना किंगडम त्याग दिया, छोड़ दिया, और वो एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए बाहर चले गए। पहले वो जंगलों में भटके, फिर उन्होंने काफ़ी पिनांस किया और उन्होंने एक दिन बैठकर बोधि ट्री के नीचे उन्होंने एनलाइटमेंट गेन किया, मतलब ज्ञान लिया और ज्ञान उसको अडॉप्ट किया। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। हिस्टोरियन हैव ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल ऑफ बुद्धास लाइफ फ्रॉम हैगियोग्राफी। ये हैगियोग्राफी क्या है? ये एक बायोग्राफी होती है, सारे सेंट्स के बारे में लिखी रहती है हैगियोग्राफी में। इसमें उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं, जो इंस्पिरेशन दी है सोसाइटी को, उसके बारे में भी लिखा रहता है
हैजियोग्राफी में। इसके बाद बुद्धा वॉज बोर्न एज सिद्धार्थ सन ऑफ चीफ ऑफ शाक्या क्लैन। शाक्या क्लैन में ये पैदा हुए थे एज अ सन ऑफ चीफ, राजा के बेटे बनकर पैदा हुए थे। सिद्धार्थ एक्सप्लोर सेवरल पाथ इंक्लूडिंग बॉडीली मॉर्टिफिकेशन। इन्होंने बॉडीली मॉर्टिफिकेशन मतलब किस तरह से उन्होंने पेन को फील करना चाहा था, जैसे लोग एग्जैक्टली द सेम वे द पीपल वर सफरिंग द पेन। तो इन्होंने भी वो पेन चाहा था कि इनको ये भी वो पेन को एक्सपीरियंस कर पाए जैसे कि लोग कर रहे हैं, और इन्होंने अपने बॉडीली जितने भी हमारे स्वार्थ होते हैं उन सबको त्याग कर इन्होंने एक एसेटिज्म की लाइफ अडॉप्ट करी थी, एक संत की लाइफ अडॉप्ट करी थी, अपना किंगडम को छोड़ दिया था। इसके बाद आफ्टर सेवरल डेज ऑफ मेडिटेशन ही फाइनली अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ मेडिटेशन इन्होंने एक बोधि ट्री के नीचे बैठकर काफी दिनों तक मेडिटेट किया था, जिसकी वजह से इनको एनलाइटमेंट मिल गई थी, इनको ज्ञान मिल गया था, इनको सत्य का पता चल गया था। फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ही टॉट धम्मा। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ लाइफ उन्होंने प्रोपोगेट किया धम्मा को। अब ये धम्मा क्या है? धम्मा वो है जिससे सबको फॉलो करना चाहिए। मतलब ये कि धम्मा एक राइटियस पाथ है, मतलब हमें ये पाथ दिखाया इन्होंने कि हमें किस तरह से लाइफ को जीना चाहिए। द ट्रू वे ऑफ लीडिंग लाइफ क्या है, इन्होंने धम्मा के थ्रू सबको एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया, और सबको ये ज्ञान जो इनको मिला था, एनलाइटमेंट मिली थी, ये सबको इन्होंने कन्वे करी। तो ये था हमारा टॉपिक, और इसी के साथ हमने आज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 1 के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग thumbs up and also don't forget to subscribe my channel. And after the completion of this chapter, I will be providing you some important notes which are most frequently asked in the board exams. Those questions will be marked here. So मैं आपको वो सब important questions बताऊंगा जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। Till then, stay tuned.